कोई भी नहीं बताना चाहता? जी, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन कोई भी नहीं बता रहा? Okay, ji, you are not serious, then I am also not serious. Okay, we'll move forward. आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, आप मेरे से भी एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ओके जी, कोलेजन हमने कर लिया, इसका स्ट्रक्चर कर लिया, इसकी सिंथेसिस कर ली है, लोकेशन, इसके फंक्शंस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिजीजेस व्हिच आर एसोसिएटेड विद कोलेजन। कोलेजन की सिंथेसिस के दौरान उसकी कोई भी म्यूटेशन हो सकती है, उसके जेनेटिक उसके जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो सकती है, या सिंथेसिस का कोई एंजाइम डेफिशिएंट हो सकता है जिसकी वजह से abnormal collagen it is produced, normal collagen is not produced. और जब ये abnormal collagen बनता है, then the structures in which collagen are present, they are not strong enough, and वैसे multiple symptoms आते हैं, multiple issues आते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। हर डिजीज के issues are different, ठीक है। अभी तक there are more than 1000 mutations that have been identified, ठीक है। एक लिस्ट बनाई हुई है सॉरी, the diseases which are associated with collagen. Osteogenesis imperfecta, इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, इसको अभी और डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। आप कैल्शियम का बात कर लेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी और डिटेल में नहीं करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस जो है विद एजिंग द जॉइंट्स, जो आपके स्पेशली नी जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर देयर इज स्वेइंग और द कोलेजन स्ट्रक्चर इट इज disrupted. Osteoarthritis के अंदर it is an autoimmune disease और इसके अंदर भी joints they are mostly affected. Ehlers-Danlos syndrome अभी मैंने आपको बताया, severe chondrodysplasia इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। Alport syndrome करेंगे, epidermolysis bullosa करेंगे, Menkes disease थोड़ा सा इसको टच करेंगे। You will do it in detail when you will do copying minerals. स्कर्वी करेंगे, स्कर्वी को भी हल्का सा टच मैंने कर दिया है, बस उतना ही काफी है। बाकी आप जब विटामिन्स करेंगे तो फिर आप विटामिन सी की डेफिशिएंसी में स्कर्वी वहां डिटेल में करेंगे, ठीक है। स्कर्वी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, किसी को याद है अगर कोई बताना चाहे तो, अदरवाइज मैं ही बोल देती हूँ। मैम स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, और मैम इसमें ब्रूजिंग होती है और ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है। ओके, क्यों होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से? ये सब क्यों होता है? मैम कोलेजन प्रॉपर्ली अटैच्ड प्रॉपर्ली नहीं होती, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बन पाते हैं उसके चेन्स के बीच में। ट्रिपल ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से कोलेजन जो है वो प्रॉपर्ली स्ट्रेंथ नहीं होता, ठीक है। वीक कोलेजन, और उसकी वजह से आपके जो है स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में, ब्रूजिंग होती है, एनीमिया होता है, एंड दे आर ब्लीडिंग गम्स, ठीक है।
ओके नाउ देयर इज पुअर वुंड हीलिंग, और अगर तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी प्रोलॉन्ग करे, हालांकि विटामिन सी प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन कुछ एरियाज में लाइक कोई होमलेस पीपल हो या किसी ऐसे एरिया के अंदर है, ये फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो उन लोगों में हुआ था जो कि समंदर में सफर कर रहे थे एंड दे वर ऑन कैन फूड, ठीक है, और उनके अंदर काफी अरसे तक उन्होंने सिट्रस फ्रूट या इस तरह का विटामिन सी डेफिशिएंट फ्रूट खाए थे, उनके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी हो गई थी। ठीक, मैम पायरेट्स डिजीज भी इसी को कहते हैं ना? हाँ जी, तो विटामिन सी प्रोवाइड कर दें तो सिम्टम्स बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट सिंड्रोम इज मेंकीस सिंड्रोम, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज रिलेटेड टू कॉपर, ये मैं आपको कोलेजन में क्यों बता रही हूँ, मेंकीस सिंड्रोम कॉपर से रिलेटेड है, बिकॉज तो जो कोलेजन लाइसोल ऑक्सीडेज होता है वो कॉपर के साथ मिलता है, और मेंकिस सिंड्रोम में कॉपर अगर प्रेजेंट नहीं ना होता लाइसोल ऑक्सीडेज के साथ तो फिर वो लाइसोल को ऑक्सीडेज नहीं कर पाता, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। बनते हैं, ठीक है, क्रॉस लिंक्स नहीं बनते। अब मेंकीस सिंड्रोम को हम मेंकीस किंकी हेयर और स्टील हेयर सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि आपने अपनी डाइट में कॉपर लिया है, ठीक है, बट कॉपर इट इज एब्जॉर्ब, लेकिन यहाँ पर जो इसको कैरी करने वाली प्रोटीन है, द कैसेट बाइंडिंग प्रोटीन व्हिच हैज टू टेक दिस कॉपर टू द ऑर्गन्स, वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा लेकिन यहाँ से आगे ट्रेवल टिश्यूज तक नहीं कर सकता, इसका जो कैरियर है विच विल टेक टू द टिश्यूज वो डेफिशिएंट है। ठीक, इसकी वजह से इट विल एक्यूमुलेट इन द इंटेस्टाइन्स एंड इन द किडनीज। ठीक, और टिश्यूज के अंदर जहां जहां इसकी जरूरत है वहां पर नहीं पहुंचेगा, वहां पर देयर विल बी लो कॉपर। जब कॉपर लो होगा फिर जाहिर सी बात है क्रॉस लिंक नहीं बनेंगे, जब क्रॉस लिंक्स नहीं बनेंगे तो कोलेजन जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है मैम, ये डिजीज लिपिन कॉट में तो नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई है लिपन कोट में ना, टेबल लिखी हुई है, टेबल में बताया। Okay, and this disease it affects males only because it is linked. ठीक है, the next disease is known as Ehlers-Danlos syndrome. Ehlers-Danlos syndrome की सबसे important feature जो ये है, जी बेटा, ये जो एक्स लिंक्ड डिजीज है तो ये फीमेल में भी तो होती है और मेल में भी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। फीमेल के पास 2 एक्स है ना, एक नॉर्मल होगा जी और एक होगा। ठीक है, ओके मैम, मेल्स के पास एक से मेल में एक एक होगा। ठीक है जी 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 मैम, थैंक यू। ओके जी, अब ये जो है एहलर्स-डायलॉस सिंड्रोम, इसकी कोई एक टाइप नहीं है। ठीक है, मेन इसका जो फीचर है इट इज हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। ठीक, देखो जिस तरह से इस पिक्चर के अंदर थंब टर्न हुए, वी कैन नॉट टर्न आवर थंब लाइक दिस, मैं तो नहीं कर सकती। जॉइंट्स जो है ना इनके बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल होते हैं। ठीक है, इसकी इस एहलर्स-डायलॉस सिंड्रोम, इसके अंदर कोई एक डिफेक्ट, एक केमिकल डिफेक्ट नहीं है, इट हैज मल्टीपल टाइप्स। ठीक है, तकरीबन ज्यादा टाइप्स हैं इसके, और हर किसी के अंदर देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, हम मेजर इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है जॉइंट हाइपरमोबिलिटी एंड देयर इज लूज स्ट्रेची स्किन, स्किन को पकड़े ऊपर तक यू कैन स्ट्रेच द स्किन। ठीक है, वो आगे पिक्चर के अंदर शो किया होगा। ठीक है, इसके अंदर अब जो म्यूटेशंस हो सकती हैं, द बायोकेमिकल रीजंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप के अंदर डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन होती है। देयर इज टाइप 6 एहलर्स-डायलॉस सिंड्रोम, जिसके अंदर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज। लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज होगा तो हाइड्रोक्सीलाइसिन्स नहीं बनेंगे। ठीक, हाइड्रोक्सीलाइसिन्स नहीं बनेंगे, कोलेजन विल बी लूज, और इसके अंदर हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स होता है एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू ऑक्यूलर रप्चर। ठीक, दूसरी म्यूटेशन व्हिच इज इन द टाइप 7C, उसके अंदर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रो कोलेजन पेप्टाइडेज। प्रो कोलेजन पेप्टाइडेज का क्या काम है? breakdown of propeptides and प्रोपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करना है। अगर प्रोपेप्टाइड्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे
तो जो कोलेजन बनेगा उसके बीच में इंटरप्शन आएगी, ठीक है, तो एक एबनॉर्मल सा कोलेजन बनेगा, इरेगुलर कोलेजन फाइबर बनेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ इसमें भी देयर इज हाइपर मोबिलिटी एंड देयर इज द स्किन जो है उसकी भी हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और तरह की म्यूटेशन है जिसके अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इट इज ऑल्टर्ड, ठीक है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है उसके अंदर म्यूटेशन होती है कोलेजन टाइप 1, 3 और 5 के अंदर। अब टाइप 1 और 3 मेनली दे आर प्रेजेंट इन द बोन्स इन द स्किन, तो इसके अंदर भी बोन्स और स्किन ही अफेक्ट होते हैं, ठीक है। टाइप 4 एलर्स-डायलॉस सिंड्रोम जो है ये कॉमन है और ये इट इज इम्पोर्टेंट। इसके अंदर जो कोलेजन की टाइप अफेक्ट होती है इट इज टाइप 3 कोलेजन। किसी को याद है टाइप 3 कोलेजन कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग में होता है, स्ट्रेंथनिंग में होता है, एक्ट करता है, आर्टरीज में होता है, मेनली आर्टरीज में होता है, ठीक है, तो उनको डिस्टेंसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये जो कोलेजन है टाइप 3 कोलेजन के अंदर अगर म्यूटेशन होगी इस जीन के अंदर तो टाइप 4 एलर्स-डायलॉस सिंड्रोम जो है इसके अंदर आर्टरीज दे कैन रप्चर, ठीक है। मैम फीटल स्किन में भी टाइप 3 होता है ना? हाँ जी, फीटल स्किन में भी टाइप 3 होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये स्किन के साथ मैच्योर उसके अंदर तो नहीं, हमारे एडल्ट्स के अंदर टाइप 3 नहीं होता, लेकिन फिर भी सम रीजंस शायद फीटल स्किन में है और वहां से थोड़ा बहुत आगे चलता है। हम जब एडल्ट होते हैं then the skin is also stretchy and loose in type 4 एलर्स-डायलॉस सिंड्रोम, ठीक है। मेन डिफेक्ट जो है 3 कोलेजन का है एलर्स-डायलॉस सिंड्रोम टाइप 4 के अंदर, मगर इसके अंदर जो हमारी स्किन है वो भी लूज और स्ट्रेची होती है, ठीक है। अब जो भी म्यूटेटेड कोलेजन होगा ना, आपको बताया था कि जो म्यूटेटेड या जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया, आपने प्रोटीन के अंदर करना है, ठीक है। जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं आपकी बॉडी उनको डिटेक्ट करती है और उसको डिग्रेड कर देती है, ठीक है। एबनॉर्मल कोलेजन जो है मोस्टली ये डिग्रेड हो जाता है, इसीलिए कोलेजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। या फिर ये जो एबनॉर्मल कोलेजन है ये फिर एक्यूमुलेट हो जाता है इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है, इंटरसेलुलरली एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक। तो ये जो टाइप 4 कोलेजन है ये मेनली 2 जगहों पे अफेक्ट करती है, एक आर्टरीज, ठीक है, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दूसरा ये स्किन को अफेक्ट करती है, ठीक है, द स्किन बिकम्स लूज एंड स्ट्रेची, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। अगर एक म्यूटेंट चेन होगी, ओनली अ 1 म्यूटेंट चेन, ठीक, तो ये आपका जो ट्रिपल हेलिक्स है उसको खराब कर देगी। ओनली 1 म्यूटेंट चेन, 3 में से 1 म्यूटेंट चेन हो तो ये आपका ट्रिपल हेलिक्स खराब कर देगी, ठीक। इसका दिस फिनोमेना इज नोन एज डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। इसका मतलब ये है कोई एक भी छोटा सा डिफेक्ट या एक पार्ट है नॉर्मल के साथ एक एबनॉर्मल अगर लग जाए तो इट विल अफेक्ट द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स आल्सो, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है कि बाकी सब कुछ नॉर्मल है, ओनली अ पार्ट इज एबनॉर्मल एंड दैट एबनॉर्मल पार्ट इट कैन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द अदर पार्ट्स व्हिच आर नॉर्मल, ठीक है। इट इज कॉल्ड डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट डिजीज की तरफ हम आते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियो के नाम से पता चलता है इट इज अ डिजीज व्हिच इज रिलेटेड टू बोन, ठीक है। इम्परफेक्टा का परफेक्ट बोन सिंथेसाइज नहीं होती है, इसके अंदर इम्परफेक्ट बोन होती है और सीवियर केसेस के अंदर अगर आप अल्ट्रासाउंड करें फीटस का, ठीक है, जो प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड होता है तो उसके अंदर भी फ्रैक्चर्स फीटस के अंदर भी नजर आ जाते हैं। यहाँ जो की बोन्स हैं दे आर नॉट स्ट्रेट, दे आर बोर्ड, ठीक है, थोड़ी मुड़ी हुई बोन्स नजर आ जाती है। इट इज नोन एज अ ब्रिटल बोन सिंड्रोम। इसके अंदर मल्टीपल टाइप की म्यूटेशन होती है, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इट आल्सो हैज मल्टीपल टाइप्स। हम सारे टाइप्स तो नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप्स हम 2-3 कर लेंगे, ठीक है। कॉमन फीचर इसका यही है that the bones they are bored, they are not strong, ठीक है। there is retarded wound healing, ठीक। आहिस्ता आहिस्ता जो अगर किसी को कुछ हो जाए, कोई चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो वो प्रॉपरली उसको बहुत टाइम लगता है हील होने के लिए, ठीक है। एंड इज अ रोटेटेड और अ ट्विस्टेड स्पाइन,
ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मुड़ी हुई होती है, जैसे काइफोटिक अपीयरेंस, जैसे द बैक इज हम्प्ड लाइक अ कैमल, थोड़ा झुके हुआ जो है या मुड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो झुकी हुई अपीयरेंस आती है पेशेंट की, ठीक है, इट इज नोन एज काइफोटिक अपीयरेंस। अच्छा जी, हम इसकी टाइप्स कर लेते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की वन जो है ये बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है, ठीक है, इसके अंदर जो डिफेक्ट है, द डिफेक्ट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1 कोलेजन की अल्फा 1 और अल्फा 2 चेन्स। टाइप 1 कोलेजन इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा 1 एंड 1 अल्फा 2 चेन, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन के अंदर जो है ना अल्फा 1 और अल्फा 2 चेन कम क्वांटिटी में बनती है। There is a decreased production of alpha 1 and alpha 2 chains in type 1 collagen. अब type 1 collagen कहाँ है? It is mostly in the bones and in the skin. ठीक, तो ये जो है इसकी वजह से bones they are affected, the bones are fragile, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी सी भी चोट लगे तो उसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा अगर इसकी फॉर्म सीवियर हो तो प्रीनेटली भी डायग्नोज हो सकता है कि बिफोर बर्थ अल्ट्रासाउंड में जो बेबी है उसकी बोन्स दे विल बी बोर्ड और या फिर उसके अंदर थोड़ा सा कोई फ्रैक्चर नजर आ सकता है, ठीक है। जो टाइप 2 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इट इज मोर सीवियर, ठीक है, इट इज इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ग्लाइसिन है व्हिच इज एट एवरी थर्ड पोजीशन, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्की अमाइनो एसिड, ठीक है, इसकी जगह कोई बड़ा अमाइनो एसिड आके लग जाता है, तो इसकी जगह बड़ा अमाइनो एसिड आके लगेगा तो फिर प्रॉपरली जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है वही, ठीक है। तो इसके अंदर जो शुरू वाली ही प्रो अल्फा चेन्स है, प्रो अल्फा चेन्स 1 एंड प्रो अल्फा चेन्स 2, दे आर म्यूटेटेड और स्ट्रक्चर प्रॉपर बनता ही नहीं है, और द यूट्रस जो है वो नियोनेटल पीरियड मोस्टली डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। The patients die because of pulmonary hypoplasia, उनका लंग्स प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होते, ट्रेकिया वगैरह, ठीक, जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, तो मोस्टली द फीटसेस दे डाई इन यूट्रो, ठीक है, यूट्रस के अंदर ही उनकी डेथ हो सकती है। उसके बाद आ जाती है टाइप 3, इट इज ऑल्सो सिवियर, ठीक है, इसमें ये है कि बिफोर बर्थ डेथ नहीं होती है, ठीक, देयर इज सम लाइफ स्पैन गिवन टू द पेशेंट, ठीक, थोड़ा सा टाइम जिंदा रह लेते हैं, और इसके अंदर भी फ्रैक्चर्स होगा क्योंकि बोन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, तो उनका दे विल बी ऑफ शॉर्ट स्टेचर, उनकी स्पाइन कर्वेचर वो जिस तरह मैंने आपको बताया था, देयर विल बी अ हम्प बैक, ठीक है, और ब्लू स्क्लेरा होंगे। अभी जितनी भी कोलेजन की डिजीज है ना इसमें आपको ज्यादातर ब्लू स्क्लेरा नजर आते हैं। ब्लू स्क्लेरा का मीनिंग क्या है कि बिकॉज ऑफ लेस कोलेजन आंख के नीचे वाला बिकॉज द अपर लेयर इट इज नॉट फुली डेवलप्ड, तो नीचे से पिगमेंट जो है वो हमें नजर आता है, दैट्स व्हाई द स्क्लेरा इज ब्लू, ठीक है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की एक और फॉर्म व्हिच इज रिलेटेड टू टूथ डेवलपमेंट, इट इज नोन एज डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है, यानी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में दांतों की भी डेवलपमेंट जो है ये अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। अभी तक हमने जो डिजीज की है वो हमने स्कर्वी कर ली है, ठीक है, हमने मेंकी सिंड्रोम कर ली है, एर्लस-डायलॉस सिंड्रोम और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कर ली है। अब आपको कोलेजन के अंदर सवाल आएंगे, ठीक है, सवाल आपको मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आ सकता है, किसी ने नोट किया था? इनकी टाइप सिंथेसिस बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन, मैम डिग्रेडेशन। अच्छा, डिग्रेडेशन का सवाल एक आधी दफा आया है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है इज द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेजन, ठीक है, सवाल में आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट यूक्यूज भी बता रही हूँ। इसके अलावा जो सवाल आते हैं कोलेजन से रिलेटेड इसके स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं, जिस तरह एक सवाल आया था बीडीएस में, गिव द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ठीक है, तो आपको उसकी प्रॉपर फोल्डिंग वगैरह बतानी है कि इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में ग्लाइसिन XY है, उसमें प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसकी फोल्डिंग, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, अल्फा चेन्स बनाते हैं, देन दी टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर द 3 चेन्स दे फोल्ड अराउंड ईच अदर, ठीक है, इस तरह से आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बतानी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं ना वो स्कर्वी डिजीज से रिलेटेड आते हैं, ठीक, स्कर्वी
ठीक, हाइड्रोक्सिलेशन से रिलेटेड काफी सवाल आते हैं, स्कर्वी से रिलेटेड सवाल आएंगे, एर्नस्ट-लॉस सिंड्रोम आपको खुद डायग्नोज करने को भी आ सकता है, होता है सवाल में डायग्नोसिस बता दिया हो, लेकिन दोनों डिजीजेस ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और एर्नस्ट-लॉस में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। और एर्नस्ट-लॉस में द मेन जो फीचर्स हैं, ये जो मेन डिफेक्ट है, इट रिजल्ट्स इन hypermobility of the joints and skin fragility, ठीक है, skin is extensible। और osteogenesis imperfecta के अंदर आपको जो सिनेरियो के अंदर सिम्टम नहीं होंगे, इट विल बी रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है, या फीटस से रिलेटेड होंगे कि फीटस जो है उसका फ्रैक्चर नजर आए अल्ट्रासाउंड में, या माइनर ट्रॉमा के बाद फ्रैक्चर हो गए हैं, तो व्हेन द सिम्टम्स दे आर रिलेटेड टू बोन्स और द फ्रैक्चर्स, तो फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और अगर हाइपरमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स है तो फिर आपका एर्नस्ट-लॉस सिंड्रोम है, ठीक है। और उसके मेनली डिफेक्ट पूछते हैं, व्हाट इज द बायोकेमिकल डिफेक्ट, तो उसके अंदर आपने जो जो एंजाइम डेफिशिएंसीज मैंने बताई है वो बताएंगे, और इसके अंदर ये आता है कि ग्लाइसिन की जगह बल्कि अमीनो एसिड लग जाता है, ठीक है, टाइप 2 के अंदर, व्हिच इज मोर सीवियर, ठीक है, इसीलिए इसको ज्यादा हाईलाइट किया। और दूसरा जो अल्फा 1 और अल्फा 2 चेन्स जो है वो प्रॉपर नहीं बनती, ठीक है, कम क्वांटिटी में बनती है इन टाइप 1 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है, यहाँ तक समझ आती है। मिस टाइप 3 को रिपीट कर दे। टाइप 3 का ना प्रॉपर्ली डिफेक्ट नहीं बताया हुआ, इसमें मेनली द डिफेक्ट इज इन अल्फा चेन्स, ठीक है, और इट इज आल्सो सीवियर, लेकिन ये कि इसमें एट बर्थ डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा लाइफ स्पैन होता है पेशेंट्स का, लेकिन इसके अंदर भी फ्रैक्चर्स होते हैं, द पेशेंट इज शॉर्ट, ठीक है, ड्वार्फ होते हैं, द स्पाइन इज कर्व्ड, ठीक, इसके फीचर्स सारे वही हैं, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में लिपोआर्ट में तो ये शायद टाइप डी नहीं है, ठीक है, मेनली पहले दो टाइप्स ही आते हैं, टाइप 3। ओके जी, टाइप डी भी है जी मैम। यस दीदी। मेरे पास पुराना एडिशन है तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही टाइप्स। ओके मैम। अच्छा जी, आगे आते हैं जी एलपॉट सिंड्रोम। एलपॉट सिंड्रोम जो है इट इज रिलेटेड टाइप 4 कोलेजन। टाइप 4 कोलेजन मैंने आपको बताया था कहाँ पे होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इट अफेक्ट्स मेनली द किडनीज, ठीक है, रीनल ग्लोमेरुलस के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है, सॉरी, उसकी वजह से क्या होता है, द ब्लड कम्स इन द यूरिन, देयर इज हेमाचूरिया, ठीक, और इसके अलावा इसके अंदर अगर तो ये ट्रीट ना हो प्रॉपर्ली देन इट कैन लीड टू द रीनल डिजीज, ठीक है, द एंड स्टेज रीनल डिजीज, इसके अंदर रीनल फेलियर हो जाता है, ठीक है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन और लेमिना डेंसा जो है मिली उन वहाँ दे आर डिफेक्टेड क्योंकि कोलेजन प्रॉपर्ली डिपॉजिट नहीं हुआ, इसीलिए द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, तो माइक्रो जिस तरह ब्लड नॉर्मली हमारे यूरिन में नहीं आता या प्रोटीन नॉर्मली हमारे यूरिन में नहीं आती, when there will be large pores, ठीक है, फिल्ट्रेशन नहीं कर सकेगी किडनी, then these things they will be excreted in the urine, ब्लड भी आएगा और प्रोटीन्स भी आएंगी, ठीक। अच्छा जी, अब जो लास्ट डिसीज मैंने आपको कोलेजन से रिलेटेड करानी है, इट इज एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ठीक है, इसके नाम से पता चलता है देयर आर ब्लिस्टर्स द स्किन ब्रेक एंड देयर आर ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, ठीक है। ये ब्लिस्टर्स क्यों हो जाते हैं, this disease it is due to the defect of a collagen, the fibril associated collagens, ठीक है, जो fibril associated collagens कौन से होते हैं मैम? टाइप 1, 2 and 3। टाइप 9 और 12। 9 and 12. कोलेजन 9, 12. 9, 12. ठीक है, Yes, fibril. इनका काम क्या होता है, they associate the collagen with other extracellular matrix components, ठीक है, या फिर ये कोलेजन को आपस में भी कनेक्ट करते हैं, ये एसोसिएट द कोलेजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो दे आर स्मॉल फाइबर्स जो कि एसोसिएशन का ये स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं, ठीक। दिस एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन द जीन ऑफ कोलेजन 7, टाइप 7 कोलेजन जो है इसके अंदर डिफेक्टेड होता है, ठीक है। ये जो टाइप 7 कोलेजन है, ये जो आपका बेसल लेमिना है उसको नीचे कोलेजन के साथ है एंकर करता है, ठीक है, द बेसल लेमिना इज बीनीथ द एपिथेलियम
और उसको जितने कोलेजन है उनके साथ एसोसिएट कर रहा होता है। जब ये बीच वाला जो एसोसिएशन फैक्टर है व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड, तो फिर क्या होगा, देयर इज ब्लिस्टरिंग ऑन द स्किन। ठीक है, ओके जी, नाउ विल कम टू इलास्टिन। ठीक है, इलास्टिन इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोलेजन, इट इज नॉट लाइक कोलेजन। ठीक है ये भी कुछ फाइब्रस ग्लोबुलर मिक्स टाइप प्रोटीन है। ठीक, इसके नाम से आपको क्या पता चलता है, इलास्टिन है इसका नाम। इट विल गिव व्हाट, इलास्टिसिटी। तो ये वहां पे उन सारी जगहों पे होगा, इट्स रबर लाइक प्रॉपर्टीज, इट हैज इलास्टिक प्रॉपर्टीज। यू कैन स्ट्रेच द टिश्यू जहां जहां इलास्टिन होगा, एंड देन व्हेन यू release the force जिसने इसको stretch किया है, then elastin it will recoil, it will go back to its original shape। ठीक है, तो इसके अंदर tissue it has very high tensile strength। ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे बात आप उसको खींच रहे हैं, ठीक है, और वो टूटता नहीं है, ये नहीं है कि खींचने से ये टूट जाए, it is a very strong tissue। अब इलास्टिन जो है ये कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ इलास्टिसिटी होती है, अब मेन लंग्स के अंदर होती है, वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरीज के अंदर होती है, स्टमक के अंदर भी होगा, डिस्टेंस हो जाती है, यूट्रस के अंदर होगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर, लिगामेंट्स। ठीक है, ठीक है, लिगामेंट्स के अंदर होगा। इसके अलावा जहां जहां भी जहां जोन से टिश्यू के अंदर सॉरी इलास्टिक प्रॉपर्टी है वहां पर इलास्टिन हुआ। ठीक है, अब हमने जिस तरह कोलेजन का स्ट्रक्चर किया था उससे तरह इसका भी स्ट्रक्चर करेंगे। इसका स्ट्रक्चर उतनी डिटेल में, इसकी बायोसिंथेसिस उतनी डिटेल में नहीं है जिस तरह से कोलेजन की है। ठीक है, अब कोलेजन जो इलास्टिन फाइबर है इट इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रोपोइलास्टिन। ठीक है, जिस तरह से कोलेजन बनता है वो बनता है इनएक्टिव फॉर्म में, प्री सिग्नल लगा होता है, प्रो सिग्नल लगा होता है, इसके साथ कोई प्री प्रो सिग्नल नहीं लगा होता। इट इज सिंथेसाइज्ड एंड इट इज रिलीज्ड इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड आफ्टर सिंथेसिस इट इज रिलीज्ड इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में ट्रोपोइलास्टिन आ जाता है तो अकेला ये ट्रोपोइलास्टिन कुछ नहीं कर सकता, इट कैन नॉट मेक एनी टिश्यू। दिस ट्रोपोइलास्टिन इट इज देन डिपॉजिटेड ऑन द फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर नोन एज माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, दीज माइक्रोफाइब्रिल्स दे आर मेड अप ऑफ फिब्रिलिन 1 and 2। एक फिब्रिलिन भी हमने पढ़ना है। These microfibrils they are present in the extracellular space, they are made from fibrillin 1 and 2 protein। ठीक, तो ये जो है fibrillin 1 and 2 it act as a scaffold। ठीक है, एक बेस तौर पे एक्ट करता है और ट्रोपोइलास्टिन इसके ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, मल्टीपल ट्रोपोइलास्टिन मॉलिक्यूल्स दे आर डिपॉजिटेड ऑन द माइक्रोफिब्रिल्स, तो फिर मैच्योर इलास्टिक फाइबर्स बन जाती है। ठीक है, समझ आ रही है? इसको मैं बाद में भी एक और डायग्राम से रिवाइज भी करा दूंगी। ठीक है, तो किस तरह से इलास्टिन बनता है, इलास्टिन इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ट्रोपोइलास्टिन। ठीक है, और उसके बाद इट इज डिपॉजिटेड ऑन माइक्रोफिब्रिल्स व्हिच आर मेड फ्रॉम फिब्रिलिन 1 and 2 एंड देन मैच्योर इलास्टिन फाइबर्स दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, जब ये बन जाता है तो इस तरह का बनता है, इट इज लाइक एन इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क बन जाता है इस तरह का। ठीक है, एंड यू कैन स्ट्रेच इट, और जब स्ट्रेच करते हैं तो बहुत ज्यादा आप उसको, जिस तरह आप इलास्टिक को स्ट्रेच कर लेते हैं, जिस तरह आप रबर को स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक, तो इट इसका जो है इट इंक्रीज मेनी फोल्ड्स। ठीक है, इन द लेंथ इट इंक्रीज लेंथ। ठीक, अब जिस तरह कोलेजन की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, इलास्टिन की मल्टीपल टाइप्स नहीं होती हैं, इट इज ओनली वन टाइप ट्रोपोइलास्टिन व्हिच इज कन्वर्टेड टू इलास्टिन। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर आपको बताना है। स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया ये उससे नहीं बनता है, फ्रॉम द प्रो कोलेजन बनता है फ्रॉम द प्रो कोलेजन, इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द प्रो इलास्टिन, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रोपोइलास्टिन। ठीक है, ट्रोपोइलास्टिन इसकी फॉर्म है जो कि माइक्रोफाइब्रिल पे डिपॉजिट होकर इलास्टिन फाइबर्स बना देती है। कोलेजन के अंदर 1000 अमीनो एसिड की एक चेन होती है, इसके अंदर
the chain is comprised of 700 amino acids. ठीक है, और मेनली इसके अंदर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, एंड द नॉन पोलर अमीनो एसिड्स आर ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन और भी अमीनो एसिड्स हैं, मैं भी आपको आगे जाके बताती हूँ. ठीक, इसके अंदर प्रोलीन भी होता है, एंड द प्रोलीन इज hydroxylated, but not all the prolines are hydroxylated. Only a few prolines are hydroxylated, और हाइड्रोक्सिलाइसिन तो होता ही नहीं है. ठीक है, लाइसिन होता है, but there is no hydroxylaicin. और अगर हाइड्रोक्सिलाइसिन ही नहीं है तो फिर ग्लाइकोसिलेशन भी नहीं होगी. तो इसके अंदर there is no glycosylation, so there is no glycosylated hydroxylaicin also. ठीक है. इसके अंदर रिपीटेड, अब जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं, डिफरेंसेस आप नोट कर ले. मैंने एंड पे वैसे एक टिप के अंदर डाले भी हुए हैं, लेकिन आप जो है ना खुद भी नोट कर लें ताकि आप, मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकें. इसके अंदर रिपीटेड ग्लाइसिन स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ रैंडम कॉइल्स. ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने शायद पढ़े हो रैंडम कॉइल्स और द बीटा स्पाइरल्स. ठीक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, ग्लाइकोसिलेशन नहीं होती. ठीक है जी, यहाँ तक समझ आती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. आज आपकी क्लास कुछ सोई सोई सी है क्या? सुबह सुबह ऐसे ही होते हो? पहला लेक्चर है. पहला लेक्चर ऐसे ही होता लेक्चर ऐसे ही होता है. तो ये जो मंडे से 8:30 होगा तो शुरू, तो फिर क्या करेंगे? ये 30 से मंडे से स्टार्ट हो रहा है. तो बेटा मंडे से क्लासेस 8:30 स्टार्ट हो रही हैं. जी, मंडे से आपकी 8:30 होंगी, और आप जब कॉलेज तो भी सुबह सुबह उठते हैं ना. मैम फिजिकल की और बात होती है, ऑनलाइन की और बात है. Imagine yourself as you are in the class. मैम वहाँ क्लास समय में भी ज्यादा सुबह अच्छी सुबह है. सारे सो रहे होते हैं. क्लास में भी सारे आधे से ज्यादा बच्चे इसी तरह होते हैं. पहली क्लास के अंदर हमने चाय नहीं पी, हमने नाश्ता नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने नहीं किया. Of course it is different from the physical class. वहाँ पर जो है ना फिर भी अब बच्चे अटेंटिव होते हैं. ठीक है, लेकिन अब जाहिर है यहाँ पे तो आपके ऊपर है, और यू आर एडल्ट्स. अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप ये करो ये ना करो. ठीक है, बड़े को सिर्फ बंदा समझा सकते, गाइड कर सकता है, बाकी उन्होंने खुद करना होता है. हम एक ही हाल है, उधर भी सोते हैं इधर भी सोते हैं. हाँ जी, उधर सोते हैं इधर भी सोते हैं. उधर भी कोई जवाब नहीं दे रहा होता. 5-6 बच्चे ही होते हैं वो जो आगे बैठे होते हैं, वो हाथ खड़ा करके वही जवाब देते रहते हैं. इधर भी वही 5-6 बच्चे हैं, वही जवाब दे रहे हैं. ऑनलाइन हम आधे घंटे का लेक्चर थक जाते हैं. ऑनलाइन में आधे घंटे का लेक्चर लेके थक जाते हैं. इसीलिए मैं आधे घंटे बाद बातें करूंगी. आप कितनी अच्छी हैं मैम. 92 स्लाइड्स पढ़ा लिए मैम आप. कितने दिन हुए ये भी देखो, 92 स्लाइड्स पढ़ा लिए. मैम तो एक ही दिन में होना है ना 92 स्लाइड्स का, टेंशन हो रही है. बस यही है कि स्लाइड्स ना काउंट करो. स्लाइड्स के अंदर 2-2 लफ्ज लिखे हुए हैं और कंसेप्ट लेना है. आपने रट्टा थोड़ी मारना है कि एक लाइन का आपने 92 स्लाइड्स का रट्टा मारना है. मैम ये लास्ट टेंस आगे अभी होगा टेस्ट में इंक्लूड? हाँ जी होगा, कल पढ़ेंगे. लास्ट टेंस काफी है, कल तक यही पढ़ा देना है लास्ट टेंस तक. नहीं, अभी ये लास्ट खत्म होने लगा. लास्ट इज नॉट वेरी लॉन्ग. ठीक है, अच्छा जी, क्लासेस कब तक पॉसिबल है? मुझे लगता है आफ्टर ईद. जिस तरह से कह रहे हैं. अच्छा जी, अब हम सिंथेसिस को मैं आपको रिवाइज कराऊंगी. ठीक है, फ्रॉम द जीन, किसी भी जीन से पहले आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है. आफ्टर ट्रांसलेशन ट्रोपोइलास्टिन इट इज फॉर्म्ड. ठीक है, ट्रोपोइलास्टिन जो है ना, अब इसको बाहर ले जाने के लिए एक इसका कैरियर चाहिए, विच इज इलास्टिन बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक, दिस इलास्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, इट विल बाइंड ट्रोपोइलास्टिन, इट विल टेक द ट्रोपोइलास्टिन आउटसाइड. उसको बाहर ले जाती है. बाहर जाके ट्रोपोइलास्टिन अकेले ये कुछ भी नहीं कर सकती. ठीक है, अब इसको जो है एक स्कैफोल्ड, एक सीमेंट नीचे चाहिए, एक बेस चाहिए जिसके ऊपर जाके इसने डिपॉजिट हो जाना है. ठीक, एंड दैट डिपोजिशन वाली जो चीज है इज नोन एज माइक्रोफाइब्रिल्स. दीज आर मेड फ्रॉम फिब्रिलिन. इसके ऊपर आके इलास्टिन डिपॉजिट होने शुरू हो जाती है, ट्रोपोइलास्टिन.
एंड मेच्योर इलास्टिन फिल्म्स बनते हैं। लाइसाइल ऑक्सीडेज का जो काम है वो मैं भी आपको आगे जाके बताती हूँ। इसके अंदर लाइसाइल ऑक्सीडेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसाइल ऑक्सीडेज आपने कॉलेज में किया था ना रिएक्शन? यस मैम। रिएक्शन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो यहाँ पे किसी और तरह से काम करता है। ठीक है, आप यहाँ से आपने इस चीज को जो है ना ध्यान रखना है कि इलास्टिन जो है इसके अंदर दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। और ये जो है ना इनके स्ट्रेचेस दे ऑल्टर ईच अदर। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच हाइड्रोफोबिक का होगा, जैसे यू कैन सी ये ग्रीन वाला जो है इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक लिखा, हाइड्रोफिलिक लिखा समझ नहीं आ रही, हाइड्रोफिलिक। ग्रीन इज हाइड्रोफिलिक, देन द ब्लू हाइड्रोफोबिक, देन हाइड्रोफिलिक, देन हाइड्रोफोबिक। नीचे नजर आ रहा है आपको? यस मैम। जहाँ एरो है। ठीक है, सो देयर इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट देन अ हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक, तो तकरीबन 16 टाइम्स रिपीट होते हैं अप्रोक्सीमेटली, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं इसमें आता है ग्लाइसिन, प्रोलीन और लीन। ये 3 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इनके नाम से आपको क्या पता चलता है? जब प्रोटीन फोल्ड होती होगी तो ये कहाँ जाते होंगे? इनसाइड। ठीक है, फोल्डिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रोटीन बन जाती है तो उसने फोल्ड होना है। तो जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, बिकॉज दे फियर वाटर, तो वो सरफेस पे नहीं आते, दे फोल्ड, दे गो टू द इनसाइड ऑफ द प्रोटीन, अंदर की तरफ जाके फोल्ड हो जाते हैं। जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक, दे कम ऑन द सरफेस। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स के अंदर दो हैं, एलेनिन एंड लाइसिन। लाइसिन काफी ज्यादा। ठीक है, अब लाइसिन ज्यादा होने का क्या इसमें मकसद है? ठीक है, इसके अंदर लाइसिन इट इज एक्टेड अपॉन बाय लाइसाइल ऑक्सीडेज, और लाइसाइल ऑक्सीडेज क्या करता है? It will create क्रॉस लिंकेजेस बनवाते हैं। it will convert lysine into L-lysine। ठीक है, लाइसिन को L-lysine में कन्वर्ट करा देगा। और यहाँ पर 3 L-lysines विदाउट नाइट्रोजन, ये देखो इसके पास भी नाइट्रोजन नहीं है, इसके पास भी नाइट्रोजन नहीं है, इसके पास भी नाइट्रोजन नहीं है। So 3 L-lysines they will make a bond with 1 lysine। एक लाइसिन और 3 L-lysines they will make a bond and will form a desmosine cross link। यहाँ पर normal cross link नहीं है, it is a desmosine cross link, it is known as desmosine cross link। इसकी वजह से जो appearance है वो थोड़ा interconnected और like a rubbery network बन जाता है इसकी वजह से, due to these desmosine cross links। ठीक है, so there are alternate hydrophobic and hydrophilic regions, and there is a desmosine cross links in the hydrophilic regions। ठीक है, और इस जब ये बना देते हैं इस तरह का रबरी नेटवर्क करते हैं, जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो सारे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक सारे अमाइनो एसिड्स दे कम टू द आउटसाइड। जब पूरा स्ट्रेच करोगे, उसको लंबा करोगे, तो जो अंदर भी हाइड्रोफोबिक थे दे हैव टू कम टू द सरफेस, उनको भी बाहर आना होता है। ठीक है, और जब आप उसकी स्ट्रेच छोड़ते हैं, फोर्स छोड़ते हैं, देन अगेन दे रिलैक्स, दोबारा से खुद ब खुद हाइड्रोफोबिक दे विल गो इनसाइड एंड हाइड्रोफिलिक दे विल कम आउटसाइड। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि बीटा स्पाइरल्स होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर रैंडम कॉइल्स होते हैं। ठीक है, जब स्ट्रेच करते हैं तो वो सीधा हो जाता है, जब आप स्ट्रेच छोड़ते हैं तो दोबारा कॉइल कर लेता है। ठीक, इसकी डिग्रेडेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि इट इज वेरी स्टेबल। ठीक है, डिग्रेड उस तरह नहीं होता है। ठीक है, आपकी आर्टरीज में, आपके लंग्स में है तो आपके लंग्स टूट टूट के बनते नहीं है। ठीक है, सो इट्स हाफ लाइफ इज 70 years। वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को अगर आपको डिफाइन करना है, इसके ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है। ठीक है, नॉर्मली किस तरह से है कि इसके इर्द गिर्द वाटर है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक आर इनसाइड एंड हाइड्रोफिलिक आर आउटसाइड। अब इस वक्त मैंने इसको स्ट्रेच नहीं किया। ठीक, और वाटर डिसऑर्डर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ इधर। ठीक है, जब डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, देन एट दिस स्टेज देयर इज, जब डिसऑर्डरनेस होती है, एंट्रोपी क्या होती है? ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है। कुछ फिजिक्स से याद है, ज्यादा होती है। एक तो इस कंडीशन के अंदर देयर विल बी इंक्रीज्ड एंट्रोपी। ठीक है, जब आप स्ट्रेच करते हैं तो सारे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड दे आउटसाइड,
सब के सब सरफेस पे आ जाते हैं। जब सरफेस पे आएंगे और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड सरफेस पे आएंगे तो वाटर इट विल अरेंज इटसेल्फ इनटू केजेस, अपने आप के इर्द गिर्द जो है ना बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, ठीक है। कोलेजन और इलास्टिन के, कोलेजन की बहुत सारी टाइप होती है, इलास्टिन की एक टाइप होती है। कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, इलास्टिन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि रैंडम कॉइल स्ट्रक्चर, बीटा कॉइल्स। ठीक है, इसके अंदर कोलेजन में ग्लाइसिन XY रिपीट होते हैं, इलास्टिन में XY रिपीट्स नहीं होते हैं। कोलेजन में हाइड्रोक्सिलाइसिन होता है, इलास्टिन में नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज कैरेक्टोज जो है कोलेजन में होते हैं, इलास्टिन में नहीं होते हैं। ठीक है, कोलेजन के अंदर नॉर्मल एल्डोल क्रॉस लिंक्स होते हैं, इसके अंदर डेस्मोसिन क्रॉस लिंक्स होते हैं इलास्टिन में। ठीक है, कोलेजन के अंदर प्रोपेप्टाइड्स होती हैं बिफोर द सिंथेसिस, और इसके अंदर इलास्टिन के अंदर देयर इज नो एक्सटेंशन या प्रोपेप्टाइड्स नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा कोई डिफरेंस अगर आपको ज़हन में है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द डिजीजेस व्हिच आर रिलेटेड टू इलास्टिन। जी, अच्छा जी, इसकी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस डिजीज की। दिस इज नोन एज विलियम ब्यूरेन सिंड्रोम। जितने लोगों को भी ये डिजीज है उनके अंदर द इलास्टिन जीन इट इज डिफेक्टेड, सम पार्ट ऑफ द इलास्टिन जीन इट इज डिलीटेड, जिसकी वजह से डिफेक्टिव जो है ना इलास्टिन बनता है। जब इलास्टिन डिफेक्टिव होगा तो जहां जहां पे भी इलास्टिन है दैट ऑर्गन दे विल नॉट प्रॉपर्ली डेवलप। ठीक है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है इस डिजीज के अंदर। ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल हम इसकी नहीं करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद आता है जी नेक्स्ट डिजीज व्हिच इज नोन एज सुप्रावेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, वाल्व के ऊपर, ठीक है, एओर्टिक वाल्व के ऊपर देयर इज स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्यों? स्टेनोसिस इसके हार्डनिंग ऑफ द वेसल। व्हाई? इस वजह से कि जब इलास्टिन होता है, इलास्टिन की वजह से जो स्मूथ मसल की डेपोजिशन है इट इज रेगुलेटेड। जब इलास्टिन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर स्मूथ मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से द वेसल दे विल नैरो। ठीक है, और जो है इट विल लीड टू स्टेनोसिस। ठीक है, द आर्टरीज दे विल बी नैरोअर। ठीक है, ये भी होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन इलास्टिसिटी, डिफेक्ट इन इलास्टिन जीन। इसके अलावा एजिंग इज एन इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे जब हम यंग होते हैं तो यंगर स्किन के अंदर इलास्टिन
मोर टाइटली बाउंड, और जैसे जैसे हम एज करते हैं इलास्टिन की आपस की फाइबर्स दे आर ब्रोकन डाउन और हमारे स्किन जो है इट बिकम्स लूज, ठीक है, डिट्यूरेट होता रहता है, टूट रहता है इलास्टिन। एक और कंडीशन है विच इज कॉल्ड एज क्यूटिस लेक्सा, जिसके अंदर स्किन इज मच स्ट्रेची, ठीक है। इलास्टिन जो है इसी ब्रेक डाउन होती रहती है, ठीक है। तो नीचे के साथ बाकी कनेक्टिव टिश्यू के साथ इलास्टिन का कनेक्शन उस तरह प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। पल्मोनरी एम्फिसीमा जो है ये अभी हम करने लगे हैं नेक्स्ट, ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? एम्फिसीमा तक हम करेंगे आज। मिस जो एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह होती हैं, फिर उसमें जो है इलास्टिन की मतलब प्रॉपर्टी होती होगी, कोलेजन इलास्टिन लिखा होता है ऊपर। मैम जो रिंकल बनती हैं वो भी इसी तरह से बनती हैं? हाँ जी, ओके मैम। अच्छा जी, नाउ ये वाली जो चीज है इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इलास्टिन के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा इट विल बी रिलेटेड टू अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक। तो इसको आपको गौर से सुनना है, एंड बोथ इन द एमसीक्यूज एंड द एससीक्यूज एंड मे बी इन द वाइवा आल्सो, ठीक है। तो जो सो रहे हैं वो भी उठ जाएं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को उठा लें, सुबह हो गई है। अच्छा जी, मैम इससे पहले जो आपने डिजीजेस बताई हैं अभी 3, वो कहाँ पर है? बुक में तो नहीं है वो? हार्पर में दी हूँ, हार्पर में दी। ये पूरा चैप्टर हम हार्पर से कर लें, फिर हमसे रीड आउट कर लिया, अब एक मर्तबा हार्पर से कर लेंगे। हाँ जी, हार्पर से कर ले। मैंने तो आपको पहले कहा था इफ यू वांट टू गो फॉर अ सिंगल बुक तो आप हार्पर में चले जाओ। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब इसके नाम को अगर हम तोड़ तोड़ के देखें तो व्हाट इज अल्फा 1? आप जो प्रोटीन्स को या जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स है, आपके प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अभी आप प्रोटीन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। देयर इज अल्फा फ्रैक्शन, देयर इज बीटा ग्लोबुलर प्रोटीन्स, देयर आर गैमा ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। तो अल्फा का जो फ्रैक्शन है, अल्फा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो अल्फा को आप डिवाइड करते हैं अल्फा 1 में, अल्फा 2 में। तो जो अल्फा 1 फ्रैक्शन है सॉरी, अल्फा फ्रैक्शन इट मेनली comprises of this protein which is called as alpha 1 antitrypsin. Now what do you understand by antitrypsin? Antitrypsin, कुछ किसी को समझ आता है एंटीट्रिप्सिन का क्या मीनिंग होगा? ट्रिप्सिन को इनहिबिट करेगा एक्टिविटी को, इट विल एक्टिवेट ट्रिप्सिन, ठीक है। इसका नाम एंटीट्रिप्सिन इसलिए कि फर्स्ट ऑल जब ये डिस्कवर हुआ था तो ये इस तरह से डिस्कवर हुआ था दैट इट इनहिबिट्स द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, रिलीज्ड फ्रॉम द पेनक्रियास, पेनक्रियास जूस में से निकलता है ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में। तो this alpha 1 protein, which is it is also called as alpha 1 proteinase, it will inhibit those enzymes that will degrade protein. Trypsin भी proteins को तोड़ता है, ठीक है। तो antitrypsin को broadly we also call as alpha 1 antiproteinase. It will block those enzymes that degrade protein. Protein enzymes, proteins को जो तोड़ते हैं उन enzymes को रोकते हैं कि प्रोटीन तोड़ो, ठीक है। that don't hydrolyze proteins, destroy proteins. समझ आता है इस प्रोटीन का क्या काम है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का समझना जरूरी है बेटा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का काम ये है कि इट इज अपोजिंग द प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को है कि वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट ना करें कहीं जहां पर भी प्रोटियोलिटिक, ठीक है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इट विल इनहिबिट द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स फ्रॉम देयर एक्शन, कि ये प्रोटीन्स को ना तोड़े। अब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इलास्टिन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इसका लंग्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आप ये डायग्राम देखेंगे, दिस इज डायग्राम फ्रॉम लिपिड, ये आपका
लंग्स की एल्वियोलाई है, ये पूरा एक एल्वियोलस है, ठीक है। इसके अंदर फिल्स पड़े होते हैं, ठीक। न्यूट्रोफिल्स आहिस्ता आहिस्ता इलास्टेज एक सिक्रीट करते हैं। इलास्टेज के क्या नाम से पता चलता है आपको? दिस इज द इलास्टेज, न्यूट्रोफिल इलास्टेज। इलास्टेज क्या करेगा? जिसके इलास्टिन को डिग्रेड करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे लंग्स में अल्कोहल निकलता रहता है हर वक्त, इट हैज द एबिलिटी टू डिग्रेड आवर इलास्टिन, ठीक है। और लंग्स एक दफा जब डिग्रेड हो जाते हैं तो वो रीजेनरेट नहीं होते, ठीक। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस इलास्टिन को कौन रोकता है? दिस रेड कलर रिंग व्हिच इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। This alpha 1 antitrypsin, it is not produced in the lungs, it is produced by the liver. लिवर से प्रोड्यूस होता है, लिवर इसको प्रोड्यूस करता है, वहां से इसको ट्रांसपोर्ट ये लंग्स में आते हैं, एंड दे इनहिबिट दिस इलास्टेज दैट डोंट ईट आवर लंग्स, डोंट डिग्रेड आवर लंग्स, डोंट हाइड्रेट इलास्टिन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये पूरा मैकेनिज्म समझ आया? Yes, ma'am. रिपीट। Okay, who will repeat? अब कोई और रिपीट करे। टाइम थोड़ा मुझे भी ये खत्म भी करना है, टेक 5 more minutes, ठीक है। और इसके अंदर एल्वियोलाई होते हैं, उसके पीछे न्यूट्रोफिल्स पड़े होते हैं, उसके पीछे एल्वियोलाई के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। हाँ, न्यूट्रोफिल इलास्टेज होते हैं, अगर वो एक्टिव रहे तो क्रिएट करते हैं, वो डिग्रेडेशन करवा सकते हैं। अगर उसे अनअपोज ना किया जाए तो अगर एक बार लंग्स की डिग्रेडेशन हो जाए तो फिर वो दोबारा होते हैं। इसलिए अल्फा 1 कहते हैं वो एंटीट्रिप्सिन रिलीज होते हैं कि इसको डिग्रेडेशन आ गई है। हाँ, ये देखिए, ये जो है इलास्टेज, ये इलास्टिन को तोड़ आई। दीज आर इलास्टिन फाइबर्स। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इनहिबिट दिस इलास्टेज कि ये हमारे जो है इलास्टिन को ब्रेक करे, और हमारा जो एल्वियोलाई कनेक्टिव टिश्यू है या जो एल्वियोलर वॉल है, दिस डेफिशिएंसी ऑफ दिस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अगर ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं है, व्हाट विल हैपन? इट विल डिग्रेड एल्वियोलाई, हमारा इलास्टिन को ये ब्रेक डाउन करेगा, and it will lead to a disease which is known as emphysema, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज यहाँ पे इस डायग्राम में उन्होंने दिखाया, इज अ न्यूट्रोफिल, ये इलास्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, जो है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस करके आपके भेजता है लंग्स के अंदर, और दीज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये इस इलास्टेज को रोकता है कि ये ना करें आपके ब्लड वेसल्स को, आपके लंग्स को। अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंट होगा, आपके लिवर अगर प्रोड्यूस कर रहा है, वो भेज नहीं सक रहा, तो वो आपके लिवर के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, कॉज द डैमेज ऑफ द लिवर आल्सो, ठीक है। एक तो ये लिवर डैमेज कॉज करेगी, दूसरी लंग्स तक तो पहुंची नहीं। जब वहां पे लंग्स पे नहीं पहुंची तो फिर इलास्टेज जो है वो अनइंटरप्टेड, फिर वो जो मर्जी करे, फिर वो आपकी इलास्टिक ब्रेक डाउन करेगा, एंड जो है इट विल कॉज डैमेज टू द एल्वियोलाई। अच्छा जी, अब ये जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन है, ये हो क्यों जाता है, इसकी डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी के देयर आर मल्टीपल कॉजेस, ठीक है, बहुत सारी म्यूटेशन है, लेकिन एक जो है विच इज कॉमन, वो जो है अभी तक उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वो म्यूटेशन क्या है? दैट एक्ट भी आपकी है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन, इसके 342 जो अमाइनो एसिड है, 342 अमाइनो एसिड इज मोस्टली, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन लग जाता है दिस म्यूटेशन, ठीक है। नॉर्मली क्या है? GAG, it is replaced, this G is replaced by, ठीक है, AAG से रिप्लेस हो जाता है। This GAG is replaced by AAG, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह आके लग जाता है लाइसिन। इस एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से जो म्यूटेटेड प्रोटीन बनते हैं Z प्रोटीन, ठीक है, और Z वेरिएंट, ठीक है। दिस वेरिएंट it causes the deficiency of alpha 1 antitrypsin, ठीक है, से नहीं बनता, ठीक है। जब ये Z वेरिएंट बनता है
then this Z variant it is misfolded. ये देखो यहाँ पर शो कर रहा है कि लिवर के the protein it is misfolded. ठीक है, then when this misfolded ये secrete होती नहीं है, लिवर के अंदर ट्रैप हो जाती है. ठीक है, some protein which is not misfolded it is secreted और वो बहुत कम क्वांटिटी अंदर होती है, तो वो न्यूट्रोफिल इलास्टेज को पूरी तरह रोकती नहीं है, जिससे आपका एल्वियोलाई जो है इट इज डिस्ट्रॉयड. ठीक है, एंड इट लीड्स टू COPD. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. ठीक है, आपकी एक्यूमुलेशन की वजह से लिवर भी डैमेज होता है. ठीक, यहाँ तक समझ आती है? यस मैम. अच्छा जी, अब एक आधा पॉइंट रह गया है, वो हम करेंगे और हम इसको फिनिश करेंगे. ठीक, एक तो ये कि को पूरा डिजीज को, एम्फीसीमा को एक्सप्रेस होने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपके हर एक चीज के 2 जीन्स होते हैं. आप लोगों को पता है, हर एक चीज के 2 क्रोमोसोम्स फॉर एवरी जीन. ठीक है, इसी तरह एक बंदा होमोजाइगस होता है, एक बंदा हेटेरोजाइगस होता है. ठीक है, अब एम्फीसीमा की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आपके दोनों एलील्स, बोथ एलील्स हैं, उसके ऊपर म्यूटेशन हो तो एम्फीसीमा होगा, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी. इफ अ पर्सन इज ज़ायगोट इट मींस अगर कोई हेटेरोजाइगस है तो क्या होगा, उसका एक जीन नॉर्मल होगा और एक जीन डिफेक्टिव होगा. इस केस के अंदर थोड़ा थोड़ा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस होता रहता है. ठीक है, और वो जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस होता है नॉर्मल, वो आपको के लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इतना प्रोड्यूस कर देता है कि वो इलास्टेज को इनहिबिट कर दे. ठीक है, द लास्ट थिंग इज हाउ स्मोकिंग इट विल अफेक्ट द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. ठीक है, अब 2 लोग हैं, एक ऐसा बंदा जो स्मोकिंग करता है, एक ऐसा बंदा स्मोकिंग नहीं करता है. ठीक है, दोनों के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होने का क्या चांस है? जो स्मोकर्स हैं दे हैव मोर चांस ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. व्हाई? बिकॉज स्मोकिंग से जो आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज होती, ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इनहेल करते हैं. those chemicals they will cause oxidation of methionine at 358 position in alpha 1 antitrypsin. alpha 1 antitrypsin में 358 position methionine पड़ा है, वो जो आपने अंदर स्मोक लिया है, it will oxidize this methionine. ठीक है, और उस methionine को सल्फोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, ये जो methionine है, it is present at the active site. It is a important methionine. ठीक है, अब जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, एक तरह से बहुत कम हो जाएगी. ठीक है, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड there are more chances of emphysema, more chances of lung destruction in smokers. ठीक है, ये आप यहाँ से इस डायग्राम से देख सकते हैं. ये एक नॉर्मल बंदा है जो स्मोकिंग नहीं करता, उसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी नहीं है. दिस वेरिएंट इज नोन एज MM वेरिएंट. इसमें जितना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है उतना ही न्यूट्रोफिल इलास्टेज है, दे बैलेंसिंग ईच अदर. ठीक है, तो इसकी वजह से इनका लंग्स जो हैं दे आर नॉर्मल. ठीक, अब जो नॉन स्मोकिंग लोग हैं जिनके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर इंटरमीडिएट अमाउंट में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनता है. ठीक, जितना इलास्टेज है उससे कम बनता है, लेकिन वो इसको जो है ब्लॉक कर लेता है, इसके इफेक्ट को. ठीक, इलास्टेज को रोक लेता है. अब स्मोकर्स के अंदर क्या होता है, आप सिगरेट स्मोक से ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही हैं और वो क्या करती हैं, दैट दे विल methionine and they will do what, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की क्वांटिटी जो है इट विल बी वेरी लोअर. ठीक है, इनके अंदर डेफिशिएंसी है और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, न्यूट्रोफिल इलास्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा. मैम 5 मिनट्स ऊपर हो गए हैं, प्लीज. हाँ जी बेटा, आई एम गोइंग टू स्टॉप. और अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, मैंने तो आपको नहीं रोका. वाला क्या जो आपने मीट वाला पढ़ा है, MM और MZ में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है?
मतलब ये कौन सी कंडीशंस में है? मैंने आपको बताया था जी MZ जो है, Z है आर द हेटेरोजाइगस, ठीक है। हेटेरोजाइगस मैंने आपको बताया था Z वेरिएंट कौन सा है। द Z वेरिएंट इज द वन जिसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी में एक उसका एलील जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। और हेटेरोजाइगस के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिजीज प्रॉपर्ली जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इट इज एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावीनसली, ठीक है। इंट्रावीनसली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दे, और वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ब्लड से चलता है लंग्स में, और लंग्स के अंदर जो उसकी लाइनिंग है उसमें इतना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस कर देता है व्हिच इज इफेक्टिव टू इनहिबिट द एलास्टेज, ठीक है। लेकिन ये बार बार देनी पड़ती है, से एक हफ्ते के लिए काम करेगी और उसके बाद फिर दोबारा इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे इस तरह। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, टॉपिक पे नहीं है, लाइक मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी पूछे, अगर मैं बता सकी तो। मैम डॉनेंस या गिब्स डॉनेन इक्विलिब्रियम टी समझाएंगी? गिब्स डॉनेन इक्विलिब्रियम अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करके ही समझाऊंगी। इस तरह की चीजें भी भूल जाती है, ठीक है। ओके जी, कल आना था मैंने, इफ यू वांट टू लीव। Ma'am, Miss, can you repeat the synthesis of elastane? हाँ जी, मैं आपको बता देती हूँ। Excuse me. जी बेटा। मैम ये अभी तो हमने सिर्फ लंग्स में पढ़ा, ये हमारे यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर में ये डैमेज करते हैं, जैसे इलास्टिन को। मेनली अल्फा एंटीट्रिप्सिन का रोल ना लंग के अंदर है, इसीलिए ही मैंने एम्फसाइज कराया। ऐसे ये ट्रिप्सिन को भी रोकता है और भी प्रोटीन डैमेजिंग को रोकता है जी, यानी ब्लैडर और यूरिन वगैरह में भी ये काम करता है। हाँ जी। अच्छा जी, एलास्टिन की सिंथेसिस